लेके आया हूँ सर। कहने को तो ये सेशन है, बट ये बहुत ही दुखद घटना है जो उत्तराखंड में हुई है। कल मॉर्निंग हुई थी ये घटना है सर, और ये वहाँ की कुछ इमेजेस हैं जो कि आप देख सकते हैं मेरे सामने। ये आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। ठीक है सर, ये उत्तराखंड में कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि पिछले साल भी एक इसमें यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आए थे। तो ये इसके कंसर्न क्या है सर? अभी तो अप्रोक्सीमेटली ये कहा जा रहा है कि अराउंड 100 लोग जो है वो गायब है, लेकिन इसके एग्जैक्ट कॉजेज क्या है सर? ये आज आया, आने के बाद हमारी टीम वहां काम करती है, लेकिन क्यों ना हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, या हमारे पास कोई तरीके हैं जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों की लाइफ बचाना ही हमारा अल्टीमेट एम है सर। तो देखिए, अभी पहले मैं हम डिस्कस करते हैं कि ये फ्लड्स क्यों आए, इसके क्या कारण है, और कैसे कैसे हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि मेरा नाम निशांत मनाली है। ठीक है, मैं करंटली सीएपीएफ में एज अ सब ऑफिसर जो है सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी अभी मैं ये क्लास जो है शुरू करता हूँ सर। सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद भी उत्तराखंड का हूँ, तो जिन भी लोगों को नुकसान हुआ है और जिन्होंने भी अपनी जान गंवाई है, उनके जो लोग मतलब कह सकते हैं कि जो लोग लापता हैं, उम्मीद करते हैं वो मिल जाए, तो उन सबको जो है हमारी ओर से बहुत बहुत जो है कह सकते हैं कि बहुत दुख की बात है हमारी तरफ से भी कि ऐसा कुछ हुआ है। बाकी लोग, भगवान उनको हिम्मत दे। ठीक है, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अभी क्या है, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट आप जानते हैं सर। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड एक स्टेट है, हिमालयन स्टेट है। उत्तराखंड क्या है, यहाँ पर देखिए एक हिमालयन स्टेट है उत्तराखंड, यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, ये एक हिमालयन स्टेट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसके बेसिकली अगर मैं इसकी कुछ बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड में ये डिस्ट्रिक्ट है चमोली। ठीक है, उत्तराखंड की एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली। इस डिस्ट्रिक्ट में जो है एक विलेज है, उसका नाम है रानी विलेज। इस डिस्ट्रिक्ट में एक नाम है, उसका विलेज का नाम है, उसका नाम है रानी विलेज। और ये कहां पर है? ये नियर है जोशीमठ। जोशीमठ का नाम तो सर आप लोगों ने लगभग सुना ही होगा। जोशीमठ का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, तो देखिए रानी विलेज के पास है नियर जोशीमठ। यहाँ पर क्या हुआ है, इसके ऊपर क्या है ना, यहाँ पर समझिए, अब भी जानते हैं सर उत्तराखंड का ये इलाका जो है, यहाँ पर पूरे हिमालयाज है। अगर हम बात करें, एक हाइपोथेटिकल जो मैं समझा रहा हूँ सर, टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे बताऊंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ये यहाँ पर हिमालयाज है डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पर सर एक पीक है जिसे हम कहते हैं नंदा देवी पीक। ठीक है, नंदा देवी पीक से क्या हुआ है सर, बर्फ का एक टुकड़ा, बर्फ का एक टुकड़ा या कह सकते हैं पीस टूट गया है। बर्फ का एक पीस जो है टूट गया है, और उससे क्या हुआ है, वो क्या हो गया है, वो ग्लेशियर बन गया है। वो क्या बन गया है? ग्लेशियर। सर ग्लेशियर क्या होता है? जब बर्फ पानी की तरह बहती है, जब बर्फ पानी की तरह बहती है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। समझिए, अब देखिए, पहले कुछ चीजें बता दूं मैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की सर दो कैपिटल है, एक है देहरादून, एक है गैरसैंण। गैरसैंण आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही है। ठीक है, ये जो फ्लड आया है ये रानी विलेज में आया है नियर जोशीमठ। ठीक है, इतना आपको सर पता होना चाहिए। इसमें क्या हुआ है, नंदा देवी पीक जो है सर, इसके ऊपर नंदा देवी जो ग्लेशियर है इसके ऊपर, उसका एक टुकड़ा जो है वो अलग हो गया है। और उससे क्या हुआ है, जब उसका टुकड़ा अलग हो गया है तो टुकड़ा नीचे आया है, और पिघलते पिघलते क्या हुआ है, एक ग्लेशियर के तौर पे फॉर्म हो गया है। ठीक है, और जब वो नीचे आएगा तो सर जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे आएगा, तो पिघल के जब नीचे आएगा तो डिफरेंट डिफरेंट जो नदीज है, नदी में जाएगा, और उससे क्या होगा, नदी का पानी बढ़ जाएगा और फ्लड आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इन शॉर्ट पहले ये देख लेते हैं कि होता क्या है। समझिए, ये है, ठीक है, यहाँ पर एक ये पूरा बर्फ का ही पहाड़ है, एक ग्लेशियर जो है टूट गया, ये ग्लेशियर टूट के यहाँ पर आया, तो सर ये मेल्ट होगा। ये मेल्ट होगा तो क्या करेगा, पानी के तौर पे बहेगा। बहेगा, अब मान लीजिए ऑलरेडी यहाँ से एक रिवर आ रही है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर क्या है, ये मेल्ट होकर नीचे गया और इस नदी में मिल गया। अगर पहले इस नदी में 30% पानी था, इसके पहले मान लीजिए 15% पानी था, अब कितना हो जाएगा इसके मिलने के बाद? इसके मिलने के बाद हो जाएगा 30%, या कह सकते हैं इसके मिलने के बाद हो जाएगा 50%। तो इससे क्या होगा, इसका फ्लो जो है बढ़ जाएगा। और हम लोग हैं, हम तो इस पानी का जो 15% फ्लो देखते ही जो है कोस्टल एरिया में क्या करते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, कोस्टल एरिया में घर होते हैं, वो तो हम पानी का जो पुराना फ्लो है उसको देख के बनाते हैं। और जब पानी का फ्लो बढ़ गया तो क्या होगा, इसका बेसिन बढ़ जाएगा और इस सारे घरों को अपने साथ की अपनी चपेट में जो है ले जाएगा। जिन लोग को समझ में नहीं आया उनके लिए एक बार दोबारा बताता हूँ सर। मान लीजिए ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर मेल्ट किया, अब एक यहाँ से नदी आ रही है,
जिसमें पानी है अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए 30%। अब जो लोग हैं, लोग को पता है कि इस नदी में 30% पानी है, तो कुछ लोग जो है नदी के किनारों में भी अपनी जीविका के लिए जो है घर बनाते हैं, जो कि वो मछली पकड़ते हैं, और बहुत सारी जो फार्मिंग है वो नदी के किनारे ही करते हैं। अपने जो उसके रोज के लिए काम है जिससे उसकी आमदनी होती है वो नदी से ही है मान लीजिए। तो क्या करता है आदमी, नदी के किनारे जो है एक घर बना लेता है, और वो घर इस हिसाब से बनाता है, उसको पता है कि नदी में से भाई पानी इतना आता है, और अगर थोड़ी बारिश भी हो गई तो पानी सिर्फ इतना ही आएगा, इससे आगे बारिश पानी नहीं आ पाएगा, तो मेरा घर यहाँ पर सेफ है। अब क्या हुआ, एक ग्लेशियर मेल्ट हुआ नर्मदा देवी ग्लेशियर से, और वो उस नदी में मिल गया, और जब वो इस नदी में मिल गया तो क्या होगा, इस नदी का जो फ्लो है वो एकदम जो है 60% हो जाएगा। इनको अपेक्षा थी 30% की, ज्यादा से ज्यादा अगर बारिश हुई तो 40%, लेकिन यहाँ कितना हो गया 60%, तो उसका बेसिन जो है एकदम एनलार्ज हो गया, और इस सब घरों को बहा के वो ले गया। अब आती है बात, जो हमने बात की इस ग्लेशियर की, ये ग्लेशियर कौन सा है, ये ग्लेशियर है नंदा देवी, ठीक है, पीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। ये ग्लेशियर जो है, ये ग्लेशियर है नंदा देवी, और जो नदी में जाके मिला है ये है धौलीगंगा। समझ में आया, ग्लेशियर है नंदा देवी, और जिस नदी में जाके मिला है वो है धौलीगंगा, और जहां जहां पर इसने नुकसान किया है वो नीचे आपको नुकसान किया है, राइनी विलेज में, थोड़ा जोशीमठ के आसपास नुकसान किया है, तो इसने नुकसान किया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सर आपको। अब समझिए यहां पर एक टर्म हमारे पास आता है जनरली, वो टर्म हमारे पास जो आ रहा है वो टर्म है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये क्या है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये कुछ नहीं है सर, आप भी जानते हैं। अब देखिए ज्योग्राफी पढ़ने की बात है, इसमें टॉरी लेक होते हैं, टान लेक होते हैं, तो इसके बारे में नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल इतना कह रहा हूं कि ऊपर क्या होता है ना, मान लीजिए ये एक नदी, ये एक ताल बन गया है, ये ग्लेशियर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये सारे ग्लेशियर है, गोल मैं मान लेता हूँ, थ्री मान लीजिए पूरा ग्लेशियर है, बीच में एक ताल बन गया है, कभी मेल्ट हुआ होगा, थोड़ा सा मेल्ट हुआ, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है, तो यहाँ ताल बन गया। अब क्या हुआ, एकदम मेल्ट हुआ, अब एकदम मेल्ट हुआ, जो इस ताल में जमा हुआ पानी है वो उसको भी अपने साथ में नीचे ले गया। और इजी वे से आता हूं, मान लीजिए ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट किया, मान लेते हैं ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट किया, मान लेते हैं ऊपर से ग्लेशियर मेल्ट किया, और देन क्या है, यहां पर पानी भरा है, तो इस पानी को भी ये नीचे ले जाएगा, इस पानी को भी ये नीचे ले जाएगा, और आगे जाके किसी एक नदी में मिल जाएगा, उससे फ्लो जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए मैंने बहुत सिंपल वे में आपको कहा है, इससे सिंपल वे में नहीं हो सकता। अब देखिए टाइप ऑफ आउटबर्स्ट दैट अकर्स व्हेन द डैम कंटेनिंग अ ग्लोबल ग्लेशियल फेल्स। हम मान लेते हैं एक डैम है, एग्जैक्टली डैम नहीं है, लेकिन जो ग्लेशियर का जो पहले डिपॉजिट जो है मेल्ट होकर यहीं पर इकट्ठा हो रहा है, अब जो ऊपर से और ग्लेशियर आएगा एकदम अचानक से, तो ये डिपॉजिट इसको भी ले जाएगा नीचे, इससे क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो जाएगी, और इसे हम एक टर्म देते हैं, वो हम इसे कहते हैं फ्लैश फ्लड्स, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब टाइम्स ऑफ इंडिया से ये निकाला है मैंने पेज, ये पेज बेसिकली क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। ये पेज कहता है सर कि कैसे कैसे पूरा सिनेरियो हुआ है। सबसे पहले क्या हुआ है, ग्लेशियल बर्स्ट हुआ है राइनी विलेज में ऑफ चमोली इन गढ़वाल हिमालयास। इसने एक पावर प्लांट जो है एनटीपीसी का तपोवन, वो जो है डैमेज किया है, और नियर बाय विलेज में बहुत कैजुअलिटीज की है, ठीक है। सेकंड क्या है, मैंने कहा कि ये ग्लेशियर टूटा है, इससे आया है, और यहां पर जो है एक नदी बह रही थी, और नदी में जो है मिल गया है। अब वो नदी कौन सी है, ये नदी कौन सी थी, ये नदी थी धौलीगंगा, ये नदी कौन सी थी, धौलीगंगा। ग्लेशियर कौन सा था, नंदा देवी, ठीक है। तो क्या हुआ, इससे क्या हुआ, धौलीगंगा जो है वो स्वेल हो गई है, धौलीगंगा जो इससे क्या हो गई है, धौलीगंगा इससे सर क्या हो गई है, धौलीगंगा इससे बढ़ गई है, उसका बेसिन जो है वो बढ़ गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है सर आपको इतना, आपको इतना समझ में आ रहा है सर, ठीक है। अब विष्णु प्रयाग तक ये ऐसी रहता है, उसके बाद क्या होता है, जो रिवर अलकनंदा है एट दिस पॉइंट वॉश कर देती है, जो कंस्ट्रक्शन है अंडर कंस्ट्रक्शन तपोवन विष्णुपट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ऋषिगंगा। अब बात आती है सर अलकनंदा कहां से आई, इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, बद्रीनाथ से निकलती है आपकी अलकनंदा, धौलीगंगा इसको मिलती है कहां पर, विष्णुप्रयाग में, धौलीगंगा मिलती है अलकनंदा को कहां पर, विष्णुप्रयाग में। अब धौलीगंगा पे जो है ऑलरेडी ग्लेशियर आके टकरा चुका है, ग्लेशियर आके यहाँ देखिए ये धौलीगंगा आ रही है, ये ग्लेशियर था कौन सा था, यहाँ मैच किए,
ग्लेशियर कौन सा है? नंदा देवी है। नंदा देवी में क्या हो रहा है? जलगंगा आके मिल रही है, और ये कहाँ जाके मिल रही है? ये मिल रहे हैं विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग में मिल जाएगा तो इससे अल्टीमेटली किसका फ्लो बढ़ेगा? इससे अल्टीमेटली बढ़ेगा अलकनंदा का फ्लो, और अगर अलकनंदा का फ्लो बढ़ेगा और उससे अल्टीमेटली किसका फ्लो बढ़ेगा? उससे अल्टीमेटली फ्लो बढ़ेगा किसका? गंगा का। समझ में आया आपको? फिर ये नीचे चली गई है सर देवप्रयाग तक, श्रीनगर में गई, ऋषिकेश में, हरिद्वार में। ठीक है, अब समझिए सर कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ चीजें हैं। बाकी ये आप अभी मैंने सिर्फ आपको ये इसमें ये वाला पार्ट समझाया है, अभी मैंने आपको सिर्फ इसमें ये वाला पार्ट समझाया है क्योंकि हमारे लिए यही पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यही पार्ट समझाया है। बाकी ये गंगा का रिवर, गंगा का पूरा सिस्टम है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब सर क्या है ना, अब कुछ टेक्निकल बातें कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं सर? ठीक है, इस टेक्निकल बातें कर लेते हैं। टेक्निकल बातें सर क्या है ना, समझिए कि सबसे पहले ये क्यों हो रहा है सर, ये क्यों हो रहा है? अगर मैं बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है आधे लोगों को पता होगा, आधे को नहीं पता होगा। ग्लोबल वार्मिंग कुछ नहीं होती है सर, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा मैं आपको। मान लीजिए जो अभी हमारा तापमान है, अभी हमारे ग्लेशियर है, देखिए जो बच्चा है उसको भी समझ में आ जाएगा, कोई 10th या 12th का बच्चा पढ़ रहा है। समझिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इस समय एक तापमान है हमारे आसमान का, एक तापमान है हमारे एटमॉस्फेयर का। उस तापमान में जितने भी हमारे पहाड़ है, आप देखते होंगे उत्तराखंड से, जो भी मेरा उत्तराखंड भाई है वो देखता होगा कि अपने घर से, मेरे घर से भी इनफैक्ट हम देख पाते हैं हिमालयास। तो हम देखते हैं कि हिमालयास में पहले कुछ टाइम पहले ना सर, ये आंखों देखी बात है मेरे से, मैं अपने घर से छत से, अगर मैं अपने घर की रूफ से अगर देखता था तो मुझे हिमालयास दिखते थे, और हिमालयास में बर्फ की एक परत भी दिखती थी, हिमालयास में बर्फ की एक परत भी मुझे दिखती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है ना सर, धीरे धीरे जब टेम्परेचर बढ़ गया है, धीरे धीरे क्या है सर, टेम्परेचर बढ़ गया है। और सर टेम्परेचर किसका बढ़ा है? टेम्परेचर बढ़ गया है इस एटमॉस्फेयर का, टेम्परेचर बढ़ गया है एटमॉस्फेयर का। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप भी क्या जानते हैं कि आइस जो है, आइस मेल्ट होगी, और आइस मेल्ट होगी तो क्या होगा? ग्लेशियर फ्लो टाइप का हो जाएगा। समझ में आया? इसलिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, और आइस मेल्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, ग्लेशियर फ्लो करता है, और फिर क्या होता है, फ्लड आता है। समझ आया? ये देखिए लिखा भी हुआ है, हाउ वार्मिंग ओशंस मेल्टिंग आइस में इंपैक्ट यू। फ्लडिंग हो जाएगी सर कोस्टल एरियाज में, जो कि उत्तराखंड में हुआ है। इंक्रीज इन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये भी हमारे मतलब की चीज नहीं है, ये भी नहीं देखना है। reduce water availability due to melting glaciers, snow, ice and permafrost। ठीक है, वाटर की कमी हो जाएगी सर। अब सारे ही समझिए, ये सारे जो आपके ग्लेशियर्स हैं ये धीरे धीरे पिघलते हैं, बहुत धीरे धीरे। इससे क्या होता है, हमारी रिवर जो है 365 डेज में पानी रहता है, लेकिन अगर ये एकदम पिघल जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी सर। इससे क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी सर। समझ में आ रहा है? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये दोनों चीजें जो है ना, कि ये दोनों चीजें हैं आपकी, ये अगर आपको बताऊं मैं, आईपीपी, ये दोनों जो है आपकी आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी 2019 में, इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंफॉर्मेशन पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 2019 में इनकी रिपोर्ट आई थी। इन्होंने कहा था सर, जिस स्पीड से आपके पोल्स मेल्ट हो रहे हैं ना, उसी स्पीड से क्या हो रहा है, आपके हिमालय बेल्ट में जो ग्लेशियर्स हैं वो भी मेल्ट हो रहे हैं, और इससे क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है, इससे वाटर क्राइसिस आ सकती है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी रिपोर्ट ने भी यही कहा है। जिस तरह से पोल्स में मेल्ट हो रहे हैं, उस तरह से ये आप कहां मेल्ट हो रहे हैं, हिमालय में मेल्ट हो रहा है, और उससे क्या होता है, आने वाले समय में बहुत सारा इंपैक्ट हो सकता है, किसे, वाटर स्कार्सिटी हो सकती है। 30 से 40 साल के अंदर हम पानी की कमी जो है महसूस करेंगे, ऐसा कहा गया है आईपीसीसी की रिपोर्ट में, जिसको हम कहते हैं इंफो पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है सर। और जो जानते हैं कि सर ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, अब कुछ के मन में ये है कि सर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब सर ये ग्लोबल वार्मिंग हो कैसे रही है? सर जी, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो कैसे रही है, ये बता देते हैं आपको जल्दी से सर। ठीक है, ये भी आपको जल्दी से बता देते हैं सर, ग्लोबल वार्मिंग होती किस तरह से है, ये भी समझ लीजिए आप। मान लीजिए कि हम लोग जो है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत ज्यादा रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, एक लेयर बन जाती है। मानिए ये अर्थ है, ठीक है, मैं एग्जांपल से बता रहा हूं उसको, मतलब समझिएगा, ये अर्थ है, अर्थ की यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, मान लेते हैं। ठीक है, ये किसकी लेयर है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बन गई। अब जो सनलाइट हमारे अर्थ में आती है,
उसके लिए क्या होती है, ये लेयर जो है ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये अर्थ तक चली जाएगी। लेकिन लेकिन जब ये सनलाइट जो है सन की अर्थ से बाहर रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगी, तो जो ये लेयर है ना CO2 की, ये इसको रोकेगी। ये लेयर जो है CO2 की, ये इसे रोकेगी और बहुत ही कम पार्ट बाहर जा पाएगा, बाकी अर्थ में ही रह जाएगा। बाकी क्या होगा, अर्थ में ही रह जाएगा। और यही जो है, इससे क्या होता है, अर्थ जो है हमारा गर्म होता है। ठीक है, अब इसका उल्टा देखते हैं। मानिए ये अर्थ है, अब ये लेयर है, ये लेयर बहुत ही हल्की है, मतलब हम पॉल्यूशन जो है बहुत कम कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बहुत कम है। अब जो रोशनी आई वो तो ट्रांसपेरेंट है, वो आ जाएगी। अब जो रिफ्लेक्ट होगी ना, तो देखिए बीच में गैप है, तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इससे क्या होगा, टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, और टेम्परेचर कम होगा तो मेल्टिंग कम होगी। समझ रहे हैं, अल्टीमेटली क्लाइमेट पे चेंज कम होगा। इसलिए हम कहते हैं जो CO2 है, जिससे लेयर बन रहा है, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और इसलिए हम इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा विश्व जो है वो गर्म हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस। इसलिए डिफरेंट हमारे सम्मेलन होते हैं कि हम ग्रीन हाउस गैस को जो है कम करेंगे। समझ में आया ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है सर? समय कब है, मैंने पूरी कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आएगा ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ठीक है, तो आखिरी में क्या है, वो जो उत्तराखंड के CM है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 4 लाख रुपए जो फैमिली को नुकसान हुआ है, हर एक फैमिली को 4 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया है। और ये बहुत ही अच्छी बात है रावत जी की तरफ से कि उन्होंने एटलीस्ट जो है हमारे लोगों को थोड़ा सा सहायता की है। सब जो हो गया उसको वापस नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं सहायता हुई है। ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा जो मेरे उत्तराखंड का भाई है वो समझ लीजिए सर कि 1070 जो है एक हेल्पलाइन नंबर है उत्तराखंड का, जो जिसे कोई भी किसी का कोई हेल्प करना चाहता है या कोई भी दिक्कत होती है या कोई सूचनाएं मिलती हैं आपको, तो आप प्लीज इस हेल्पलाइन में जो है कॉल कीजिए। या आप उस इलाके से बिलोंग करते हैं और आप जानते हैं कि वहां पर कोई दिक्कत हो सकती है या पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए। इसके अलावा एक और नंबर है, वो भी आप लिख लीजिए, 9557 4 बार 4 है 86। इसमें भी आप जो है सर कॉल कर सकते हैं अगर कोई आपदा आपकी तरफ आती दिख रही है। समझ में आया सर आपको ये समझ में आया? ठीक है, इसके अलावा जो है आपका, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से ये आप जो है उत्तराखंड में चल जाए। ठीक है, और सर समझिए उत्तराखंड एक बहुत ही सिटी ऑफ गॉड, मतलब स्टेट ऑफ गॉड हम उत्तराखंड को कहते हैं सर। बहुत ही ब्यूटीफुल है सर, पोल्यूशन नहीं है वहां पर। लेकिन क्या है कि हमारे पोल्यूशन ना करने से फर्क नहीं पड़ेगा सर, फर्क तब पड़ेगा जब ये पूरी ग्लोबल कम्युनिटी या कह सकते हैं पूरा विश्व जो है मिलकर इस पोल्यूशन से या ग्रीन हाउस गैस के जो संकट है इससे लड़ेगा। तभी जाके जो है हमारे जो हिमालयाज हैं और जो हमारे पोल्स हैं वो मेल्ट नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि पोल्स और हिमालयाज के मेल्ट होने से सिर्फ उत्तराखंड में फर्क पड़ेगा, तो सर ये आपकी गलती है। सिर्फ अगर आप मैं इंडिया का मैप आपको दिखाऊं सर, एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा मैप में ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ आप इतना है कि थोड़ा सा मैं ऐसे ही बना रहा हूँ मैप अभी। अगर इंडिया का मैप देखिएगा सर, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आबादी कहाँ रहती है, यहाँ पर रहती है। इंडिया पे मैप में सबसे ज्यादा आबादी जो है आपकी इस तरफ रहती है, ग्रेट प्लेन्स में। और जो ग्रेट प्लेन्स को जो पानी प्रोवाइड करते हैं सर, वो गंगा ही करती है, वो ब्रह्मपुत्र ही करती है और वो इंडस ही करती है। तो अगर इन तीनों नदियों में पानी खत्म हो जाएगा सर, तो कहीं ना कहीं यहाँ की पूरी पॉपुलेशन, आबादी वाला क्षेत्र पूरा का पूरा इम्पैक्ट होगा। और यही नहीं सर, पूरे विश्व में इसका इम्पैक्ट होगा। समझ में आया आपको सर? ठीक है, तो हमें आगे के लिए इस आपदा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी जो संस्था है उन्हें भी जो है लोगों को अवगत कराना चाहिए। इस बार तो सडनली ये जो है आपका डिजास्टर आया है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, एक फ्रेंच बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हमने रीच आउट की है। मोदी जी ने जो है ट्वीट किया था कि मेरा पूरा कंडोलेंस है उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड में जो है लड़ रहे हैं और हमारी NDRF टीम वहां काम कर रही है। उनको रिप्लाई करते हुए इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने पूरी सॉलिडारिटी दिखाई है इंडिया के साथ में और कहा है कि कुछ भी अगर मदद चाहिए तो हम हमेशा खड़े हैं इंडिया के लिए। और जो 100 लोग जो है गायब जो हुए हैं उनके लिए भी बहुत जो है कंडोलेंस दिखाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये 100 लोग जो है जल्दी से मिले। ठीक है, कम से कम वहां जाने जाए और दोबारा से उत्तराखंड एक खुशहाली वाला स्टेट बन के सामने आए। ठीक है, अभी के लिए सर इतना ही। आई गेस ये न्यूज आपको समझ में आ गई होगी। कुछ देखिए, ये तो ऐसे न्यूज थी, लेकिन जो कुछ टर्म है आपके लिए वो यही है। रानी विलेज, जोशीमठ के आसपास गंगा का आपको पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। क्या क्या ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, कौरी लेक क्या होता है ये पता होना चाहिए। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए IAS पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और बाकी क्या क्या मिटिगेशन मेजर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं ये देख लीजिए। ग्लोबल एफर्ट टू मैसिव रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये हमें करना चाहिए। ठीक है, चलिए
तो चलिए अभी हम जो है इस क्लास को विराम देते हैं। अगली बार कोई नया इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। बाकी अगर इसमें कोई नया डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए है हम आपको जो है अवगत करवा देंगे। ठीक है, चलिए अभी के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और जो भी उत्तराखंड में मेरा भाई है प्लीज ख्याल रखिए सर, क्योंकि ये लाइफ जो है एक बार मिलती है। और ये तो देखिए समझिए कि ये तो नेचुरल डिजास्टर है, ठीक है, तो इसको तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाकी अपनी सुरक्षा कीजिए और प्रे कीजिए कि कम से कम लोगों को वहां नुकसान पहुंचे।